गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो पिछली बार हम लेकर के आए थे आपके लिए 9th क्लास की मोशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। आज है मोशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। तो पिछले वीडियो में हमने मोशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स थे उसे हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उसके बाद फिर हम स्पीड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। अ मैन वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस पर ध्यान दें, इसे खुद से ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो जिसके अंदर डायरेक्शन की बात कही गई हो कि पहले कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चलता है, फिर वो टर्न हो जाता है, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लें। एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है सबसे पहले आप उसे ड्रॉ कर लें। तो मैं वैसा ही कुछ करने वाला हूँ मैं इसमें। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ ये आपका ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है। मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति खड़ा है वो इस ओरिजिन पर खड़ा है। ये मेरा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से वो चलना स्टार्ट करता है और सबसे पहले वो ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है। ईस्ट की डायरेक्शन में वो कितना चला, 6 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के चला और यहाँ तक वो पहुँचा ए। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर। देन वो ए से लेफ़्ट मुड़ता है और लेफ़्ट मुड़ने के बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चला वो, 8 मीटर। तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ 8 मीटर चलिए। फाइनली वो पहुँच गया कहाँ, बी पोजीशन पर। ये कितना डिस्टेंस चला, 8 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और फाइनली चलते हुए जब ये यहाँ पहुँच जाता है तो वो कितना चला, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। तो डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे, डिस्टेंस आप कहेंगे सर वो ओ से लेकर के ए तक चलता है कितना, 6 मीटर, और ए से लेकर के बी तक चलता है 8 मीटर। तो टोटल कितना चला, 6 + 8 कितना, 14 मीटर। तो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आप जोड़ दीजिए कि वो कितना चला। तो डिस्टेंस कवर्ड, कितना कवर किया उसने, ओ से लेकर के ए तक, ओ ए प्लस ए से लेकर के बी तक। तो ओ ए कितना चला, 6 मीटर, जबकि ए बी कितना चला, 8 मीटर। तो टोटल कितना चला, 14 मीटर। ठीक, ये तो हमारा आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हम निकालेंगे, तो इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ वो पहले था और जहाँ वो लास्ट में है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो छोटी लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यदि मैं ज्वाइन कर दूं ओ से लेकर के बी तक, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर के बी की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। और अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप पाएंगे कि जो इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस है वही मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने आता है तो सबसे पहले यही थ्योरम आपके दिमाग में आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि ओ बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बाकी की बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना है हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। ओ ए कितना है,
ओ से लेकर के ए तक 6 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर दें। ए बी कितना है 8 मीटर, तो आप 8 मीटर का स्क्वायर कर दें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 6 स्क्वायर कितना 36 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 64 मीटर स्क्वायर। जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर, है ना। तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। तो आपका ओ बी स्क्वायर जो आया ये कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मुझे सिर्फ ओ बी चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस स्क्वायर को हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या होगा, दोनों तरफ आप रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड आप क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर का रूट लिया आपने और 100 मीटर स्क्वायर इसका भी आपने रूट ले लिया। तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा ओ बी कितना आया 10 मीटर। तो ये जो ओ बी आया है हमारे पास, ये ओ बी क्या है, ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो सबसे छोटी लाइन होगी वही आपका शॉर्ट डिस्टेंस होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से लेकर के बी तक ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आया 10 मीटर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें मान लीजिए एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। इस सर्कुलर ट्रैक का एक सेंटर होगा, और इस सेंटर से लेकर के पेरीफेरी तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, और ये जो रेडियस है ये हमें दे रखा है 21 मीटर। मान लीजिए कि वो जो पर्सन है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस तरह से चलता हुआ वापस वहीं पहुँच जाता है, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। जब वो एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है, जब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस घूम करके जब वो यहीं आ जाता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना चला वो। एंड सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन। जब वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना चला और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सबसे पहले डिस्टेंस हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखें, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ये किसके इक्वल होगा बच्चे, ध्यान से देखें। ये आप कहाँ चल रहे हैं, सर्कल के पेरीफेरी के ऊपर, और सर्कल के पेरीफेरी के ऊपर आप जब चलते हैं तो कितना चलेंगे, जितना इस पेरीफेरी की लंबाई होगी, जिसे हम क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, सरकमफ्रेंस। तो ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। आप एक ही चक्कर लगा करके आए हैं, एक चक्कर लगाया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आकर के आपने समाप्त कर दिया भाई अपनी यात्रा। तो आप कितना चक्कर लगा के आए, एक चक्कर। अगर आप 2 चक्कर लगा के आते तो आप क्या करते, एक चक्कर में आपने 2 पाई आर चले, 2 चक्कर आपने लगाया होता तो 2 पाई आर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चक्कर लगाएंगे तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमसे कहा गया है कि फाइंड डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, तो एक ही चक्कर में आपने कितना चले वो निकालना है। तो सिंपल किसका फॉर्मूला आप लगा देंगे, सरकमफ्रेंस का, किसके इक्वल है 2 पाई आर के इक्वल है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह आप क्या लिख देंगे 21 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 7 से ये 21 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इन 2 में 22 मीटर, किसके इक्वल हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 132 मीटर। ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस, यानी जब यहाँ से चल करके आप वापस यहीं आ जाते हैं तो कितना चले आप 132 मीटर, सिंपल। अच्छा, इसके बाद क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी लाइन जो होगी, सबसे स्ट्रेट लाइन जो होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, इसको समझिए ज़रा।
मान लीजिए ये पॉइंट था ए और यहाँ से आप गए बी तक, तो स्ट्रेट लाइन तो इस वाले कंडीशन में बन जाएगी। लेकिन कल को अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाएं, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आ जाए। जैसे कि यहाँ पॉइंट है ए और वापस यही पॉइंट आ गया आपका बी, तो इस वाले कंडीशन में दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए। तो इस कंडीशन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, आप दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते आप। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लाइन की कोई लेंथ ही नहीं होगी इस वाले कंडीशन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जहाँ से आपने शुरुआत की और वहीं घूम करके आप वापस आ जाएं, तो इस कंडीशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा इस वाले केस में, ज़ीरो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप पॉइंट ए से शुरू करते हैं और ए से चलते हुए आप पॉइंट बी तक आ जाते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसका सेंटर से पेरीफेरी की जो दूरी है वो अगेन आपको 21 मीटर गिवन है। आपसे वही दो सवाल पूछा है, फाइंड डिस्टेंस और सेकंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप ए से बी तक चलते हैं तो आप कितना चले, और ए से बी तक जब आप आए तो कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया, वो निकालना है। तो डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे इसमें, अगर आप पूरा चक्कर लगाते तो कितना चलते, 2πr, जबकि इसमें आपको दिया गया है कि आपने आधा ही चक्कर लगाया है। तो आधे चक्कर में आप क्या करेंगे, 2πr को 2 से भाग कर देंगे, आधा हो जाएगा ये भी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, πr। पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 और r की जगह आप क्या डाल देंगे, 21 मीटर। जब सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये आ जाएगा 66 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ए से आप बी तक चले ना, तो ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये जो डिस्टेंस आया है, आप जानते हैं सर्कल में ये क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर के जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंटर से होकर के जो जाती है उसे हम डायामीटर कहते हैं। और डायामीटर रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस कितना है, 21 मीटर, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 42 मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स r के। तो 2 इंटू आर कितना है, 21 मीटर, कितना आ गया, 42 मीटर। तो डिस्टेंस आपका कितना आया, 66 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका, 42 मीटर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। इसके आगे हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड के विषय में समझेंगे और टाइप्स ऑफ स्पीड को देखेंगे हम। स्पीड, इसको हम डिनोट करेंगे v से, इसका सिंबल क्या होगा, v। तो इस चैप्टर के अंदर स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करेंगे। तो आइए, स्पीड क्या होती है समझते हैं। स्पीड क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि एक कार चल रही है और उस कार की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर वो 1 घंटे में ना वो कार 50 किलोमीटर दूर चली जाती है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना, 100 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना, 150 किलोमीटर, है ना। अच्छा, अगर किसी कार की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड में कितना दूर, 40 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना, 80 मीटर। अच्छा, स्पीड आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है 30 किलोमीटर पर मिनट। इसका क्या मतलब हुआ कि सर वो 1 मिनट में 30 किलोमीटर, बहुत तेज़ रफ्तार है भाई ये, 1 मिनट में कितना, 30 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड की हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस
कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड टाइम, 1 मिनट टाइम, 1 घंटा टाइम, एक उसमें रहेगा ही रहेगा। यूनिट टाइम का मतलब 1। तो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में वो कितना दूर तक जाता है वो ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक, अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स SI यूनिट। इसके यूनिट तो बहुत सारे होंगे ना, जैसे किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, इस तरह के स्पीड के यूनिट होते हैं, लेकिन इसका एक SI यूनिट होता है। तो ये जो SI यूनिट होता है ये क्या होता है? इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। सो इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार उसको देख लेंगे। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? तो आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर, और दूसरा उसका डायरेक्शन। जब मैं आपको कार की स्पीड बता रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मैंने इसमें आपको डायरेक्शन बताया कि कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? 50 किलोमीटर पर आवर से क्या वो ईस्ट में जा रही है कि वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है कि साउथ में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? कोई आइडिया नहीं है आपको। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? इसमें डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो स्पीड जो होती है हमारी वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अगर इसी के अंदर डायरेक्शन बता दिया जाए, डायरेक्शन जोड़ दिया जाए, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, अगर मैंने ये शब्द भी यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब मैं आपको वो स्पीड नहीं बता रहा हूँ, स्पीड के साथ साथ मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप वेलोसिटी बताएंगे तो उसमें आप क्या बताएंगे? डायरेक्शन भी साथ में बताएंगे, और डायरेक्शन को बताने के लिए हम वहाँ प्लस या माइनस साइन का यूज़ कर देते हैं, जबकि स्पीड में हम कभी प्लस या माइनस यूज़ नहीं करते हैं। स्पीड आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं स्पीड के टाइप्स। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो एक होता है हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। जितना भी समय लगा आपको यात्रा करने में, उस पूरे यात्रा के दौरान आप कितना चले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर आप ये करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो एक पूरे वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने कार में बैठे और कार में बैठ करके आप जा रहे हैं, 10 बजे आप कार में चले और किसी ने आपसे पूछा कि भाई 10:15 पे, अभी आप कार चला रहे हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया कि 10:15 अभी टाइम हुआ है, तो 10:15 पे आपकी अभी क्या स्पीड है? 10:15 16 सेकंड पर आपकी क्या स्पीड है? यानी एक खास समय पर एक निश्चित टाइम में जो आपकी स्पीड होती है, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये स्पीड कैसे पता चलेगा? ये स्पीड आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? कैलकुलेट तो आप कर पाएंगे, लेकिन 9th क्लास में आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको 11th में आना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फिर 9th में कैसे पता करेंगे? इसके लिए क्या होता है, हमारे कार के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है। अगर आप कार को एक्सेलरेट करेंगे तो वो कांटा उसका तेज़ भागता है, जब आप कार को धीरे करेंगे तो कांटा वापस पीछे आ जाता है। तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। वो आपको बताता है कि इस टाइम आपकी स्पीड कितनी है, थोड़ी देर के बाद आपकी स्पीड घट गई है कितनी है, उसके कुछ देर के बाद आपकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बताएगा आपको? आपके कार में लगा हुआ स्पीडोमीटर, एक
सर्कल सा एक मीटर लगा होता है जिसके ऊपर कुछ स्पीड्स की वैल्यू लिखी होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक निश्चित समय में जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इस स्पीड को हमें कौन बताएगा? कार के अंदर लगा हुआ स्पीडोमीटर। तो इसमें लिख लीजिएगा आप, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर टेल्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कार के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है और एक ओडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है? स्पीड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जबकि ओडोमीटर आपको क्या बताएगा कि वो कार कितना चली, जब से वो चलना स्टार्ट हुई है तब से अब तक वो टोटल कितना चल चुकी है, तो वो आपको कौन बताएगा? ओडोमीटर। जबकि स्पीडोमीटर आपको क्या बताएगा? स्पीड। और वो भी कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो आपको एवरेज स्पीड कभी नहीं बताएगी। अच्छा, एवरेज स्पीड अगर आपको पता लग जाए ना, तो एवरेज स्पीड से ही अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो ए से बी तक चलता है। कितनी देर तक चला? 5 सेकंड। और इस 5 सेकंड में वो कितना चला? 10 मीटर। देन वो बी से चलना स्टार्ट करता है और सी तक आता है। बी से सी कितना चला? वो कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। और अगेन कितना चला? 10 मीटर। और सी से फिर वो डी तक चलता है, 5 सेकंड के लिए ही चला, और अब वो कितना चला? 10 मीटर। तो आप देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल दूरी को ही कवर कर पा रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड एक जैसी होगी, स्पीड को उसने चेंज नहीं किया। अगर उसने स्पीड बदल दिया होता, मान लीजिए स्पीड उसने चेंज करके स्पीड बढ़ा दिया होता, तो अगले 5 सेकंड में वो 10 मीटर के बजाय 15 मीटर चला जाता, क्योंकि स्पीड उसने बढ़ा दिया। स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो उसी समय में आप ज़्यादा दूरी कवर कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को वो कवर कर पा रहा है। इसका मतलब स्पीड उसने चेंज नहीं करी। तो जब कभी किसी यात्रा के दौरान आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज in equal interval of time, then object is said to be in uniform speed। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा? जब आपकी स्पीड बदलने लगेगी। मान लीजिए कि आप ए से चलना स्टार्ट करते हैं और बी तक आते हैं। 5 सेकंड आप चले और 5 सेकंड में आपने कवर किया डिस्टेंस 10 मीटर। और बी से जब आप सी तक आते हैं तो 5 सेकंड में ही आपने कवर कर लिया 15 मीटर। और अगले 5 सेकंड में आपने कवर किया 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो ये कब हो सकता है? जब आपकी स्पीड वेरिएबल हो, जब आपकी स्पीड बदल रही हो। ठीक, अच्छा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज in equal interval of time, then object is said to be in non-uniform speed,
यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि हमारी स्पीड बदल नहीं रही, स्पीड एक ही तरीके से चल रही है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है। अब स्पीड जो वेरिएबल होती है वो दो तरीके से वेरिएबल हो सकती है। स्पीड या तो कांस्टेंट रेट से चेंज हो या फिर कांस्टेंट रेट से चेंज ना हो। दो तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट होता है बच्चों को कि क्या सर यूनिफॉर्म स्पीड को, अगर कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है इसका मतलब वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही है, तो क्या मैं उसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जबकि स्पीड में हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की है, सिर्फ स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो स्पीड की हम बात कर रहे हैं कि बस वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को वो कवर करे। अब कौन सी डायरेक्शन में वो जा रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए अगर किसी कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती जा रही है, तो क्या मैं उसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। हो सकता है कि वो आगे चल करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले और चेंज करते समय भी उसकी स्पीड वही रहे, पॉसिबल है ये बात, है ना। तो अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है और डायरेक्शन चेंज करते समय भी उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, तो मैं उसे यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकता, उसे मैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलूँगा। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन हम कब बोलेंगे? जब वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज ना करे और अपनी स्पीड को भी चेंज ना करे, यानी कि जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो हम उसे बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हमने इसकी भी चर्चा कर ली। एक क्वेश्चन को देखते हैं न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड के ऊपर। एक क्वेश्चन देखिए, अ कार कवर्स half of the distance with 40 kilometer per hour speed and other half distance with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की एवरेज स्पीड अपने को फाइंड करनी है। तो इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, इसे आप देख लीजिए, एक बार इसको देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए। तो ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए कि कार ए पॉइंट से चलती है और ए से वो बी तक जाती है। ये टोटल कितना डिस्टेंस है हमें नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है डी। ठीक है, डी मान लूँ या एक्स मान लूँ, कुछ भी मान सकते हो। टोटल जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या मान रहा हूँ, डी मान रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो कवर करता है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से ये हाफ डिस्टेंस है, यहाँ ए से लेकर के, इसे मैं नाम दे देता हूँ सी। तो ए से लेकर के सी तक जब वो चलता है तो किस स्पीड से वो चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। अच्छा, ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बच्चे, आधा डिस्टेंस है, यानी कि d/2। ये पूरा d डिस्टेंस है, इसका आधा कितना हो जाएगा, d/2। तो अगर ये d/2 डिस्टेंस है तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अच्छा, बाकी का आधा डिस्टेंस जो है वो किस स्पीड से कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। 60 किलोमीटर पर आवर से हमें क्या निकालना है, इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा है कि एवरेज स्पीड यानी कि वी एवरेज ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, d/2 प्लस d/2 यानी कि टोटल डिस्टेंस d आ जाएगा आपका। तो ये आपने टोटल डिस्टेंस लिखा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम का तो कोई है ही नहीं हमारे पास, कोई डेटा तो गिवन ही नहीं है, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो ये आप निकालेंगे एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला आपने देखा था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना पड़े, अच्छा डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना, टाइम निकालना पड़े तो टाइम आप क्या करेंगे, इस तरफ ले आएँ, स्पीड उसकी जगह चला जाएगा। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा एक बात ध्यान रहे, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ए से लेकर के सी तक जब वो चलता है तो किस स्पीड से चला, 40 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ कितने से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ए से लेकर सी तक जब वो आता है तो उसे कुछ टाइम लगेगा, और सी से लेकर के जब वो बी तक जाता है तो उसे एक टाइम लगेगा। क्या दोनों टाइम इक्वल होगा या अलग अलग होगा? डेफिनेटली अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि यहाँ दोनों की स्पीड अलग अलग है। अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से जाएंगे तो एक डिस्टेंस कवर करने में आपको कुछ समय लगेगा, अगर कम स्पीड से जाएंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो ये कम स्पीड से चल रहा है इतनी दूर तक, और ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है उतनी ही दूरी तक, तो यहाँ पे टाइम लगा मान लीजिए t1 और यहाँ टाइम लगा उसको t2। ठीक है, तो अब मुझे t1 और t2 अगर निकाल दो तो वो यहाँ पे आप रख करके और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ टोटल टाइम में आप क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2। तो ये t1 की वैल्यू क्या होगी और t2 की वैल्यू क्या होगी, ये आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 ये वाला टाइम है, तो यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, d अपॉन 2। तो डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखेंगे, d अपॉन 2, अपॉन स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ लिख दीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं यूनिट साथ में लिख करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो देख लेते हैं, d अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन 40 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 80। तो t1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। d अपॉन t1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, d अपॉन 80 प्लस t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। t2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये डिस्टेंस कितना है, d अपॉन 2 और स्पीड कितना है, 60। तो d अपॉन 2 अपॉन 60, तो ये फाइनल कितनी हो जाएगी, d अपॉन 60 इंटू 2 120, कितनी हो जाएगी, 120। तो आप t2 की जगह पे क्या लिख देंगे, d अपॉन 120। अब इन दोनों को आपको अलग से जोड़ लेना चाहिए, अगर आप यहाँ जोड़ सकते हैं तो यहाँ भी आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो v एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, d अपॉन, इन दोनों को जब आप अलग से जोड़ लें कहीं, तो मैं इसको रब करके यहीं जोड़ देता हूँ। इसे मैं अलग से सिर्फ इतने से हिस्से को, यहाँ से नीचे वाले हिस्से को मैं यहाँ जोड़ के आपको दिखाता हूँ कितना आएगा। तो d अपॉन 80 प्लस d अपॉन 120, आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, एलसीएम कितना आएगा इसमें, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, चलो निकाल के देख लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24 यानी कि 240, 240। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, 240। 80 की टेबल में 240 3 बार में, 3 इंटू में d यानी 3d प्लस 120 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2d, कितना आया जोड़ करके, 3 + 2 5d अपॉन 240। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बच्चे t1 प्लस t2 की, है ना, ये किसकी वैल्यू है, t1 प्लस t2। तो यहाँ पर नीचे आप इसकी वैल्यू रखेंगे t1 प्लस t2 की, तो कितनी आ गई, 5d अपॉन 240। अच्छा आपको पता होगा कि नीचे ये 240 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 240। तो d से ये d कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 की टेबल में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार में, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो हमारा जो v एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारी यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो हमारी यूनिट भी कितनी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो ये तरीका होता है एवरेज स्पीड निकालने का, है ना। इस पर ही बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की ही एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।